दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो प्रतिशत से रिलेटेड है और ये मैं वीडियो हमारी जो निम्मी की किताब होती है उसके जो असाइनमेंट हैं जिसके अंदर के क्वेश्चन होते हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से किसी भी सवाल को किस तरह से सरल किया जाता है या हल किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिशत से रिलेटेड 3 वीडियो मैं अपने इस चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसके अंदर कि आपको प्रतिशत से रिलेटेड निम्मी में जो थ्योरी दे रखी है वो और एक दूसरे लेखक की किताब को मैंने थ्योरी को पढ़ के और उसके उदाहरण को समझाने का प्रयास किया है। आज मैं आपको असाइनमेंट जो निम्मी की किताब के उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जो पहला सवाल है हमारा नियत कार्यों का, असाइनमेंट का, वो है, और ये आपको बताना चाहूँगा कि जो निम्मी के सवाल होते हैं वो अधिकतर जो है चित्रों के ऊपर आधारित होते हैं। तो इसके अंदर चित्र को समझ करके हमें इसका सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसके अंदर एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा A है और एक उसके अंदर वृत्त कटा हुआ है जिसका कि डायमीटर D है, और यहाँ पे कुछ लाइन खींच करके ये पोर्शन दे रखा है। और सवाल में A बराबर 400 मिलीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, D यहाँ पर 400 मिलीमीटर दे रखी है, क्योंकि वर्ग के अंदर अगर हम अंदर वृत्त बनाते हैं तो उसका जो डायमीटर होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर ही होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। और यहाँ पर वेस्टेज पूछा जा रहा है, जो कि इस वर्ग में से वृत्त को काटने के पास ये जो एरिया हमारे 4 बचेंगे जिसके अंदर लाइन खींची हुई है, ये हमको इसका एरिया निकालना है, वेस्टेज एरिया। तो हम किस तरह से इसको सवाल को सॉल्व करें देखते हैं। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्र, वर्ग की भुजा 400 mm, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो A स्क्वायर बराबर 400 का स्क्वायर बराबर 1600, 1,60,000 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो इकाई यहाँ पर मिलीमीटर में दे रखी है, इसलिए ये 1,60,000 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार वृत्त का जो व्यास है D वो 400 मिलीमीटर है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो π/4 D स्क्वायर होता है, जहाँ पाई का मान 3.14 होता है। इसमें जब 4 का भाग देंगे और 400 का स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,25,000 वर्ग मिलीमीटर। इसके बाद जो हमारा बेकार यानी कि वेस्टेज है उसका जो प्रतिशत निकालना है, तो उसको निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से जब हम वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करते हैं, घटाते हैं, और उसमें जब हम वर्ग का क्षेत्रफल का भाग देते हैं और गुणा 100 का करते हैं, तो हमारा ये वेस्टेज जो है उसका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1,60,000 में से 1,25,000 घटाएंगे और उसमें फिर 1,60,000 का भाग देके और यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो करीब 21.5% हमारा होगा, जो कि एक वर्ग में से समान भुजा के वृत्त को काटने पर जो वेस्टेज होता है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा बोल्ट का डायमीटर 26 mm दे रखा है, वो है यहाँ पर डेप्थ ऑफ अंडरकट, यू कट का मतलब होता है अंडरकट, जो कि 2.4 mm दे रखी है, वो एक साइड से है। तो इसके अंदर जब ये अंडरकट दोनों साइड से कटेगा तो यहाँ पर ये 2.4 का दुगना हो जाएगा, यानी कि 4.8 mm हो जाएगा। इसके अंदर रिडक्शन ऑफ एरिया एट द क्रॉस सेक्शन, इसकी प्रतिशत निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसके अंदर जो बोल्ट का बाहर का डाया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अंदर का जो ये जो डाया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को घटा करके इसके अंदर नीचे जो बाहर का जो डाया है उसका क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। तो इस तरह से ये सवाल निकलेगा। तो आप देखें यहाँ पे कि D बराबर हमको 26 दे रखा है, A यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट जो है 2.4 मिलीमीटर है, तो यहाँ पर जो छोटा डायमीटर होता है जिसको नाम मैंने D1 दिया है, तो D1 बराबर हो जाएगा D-2A। तो यहाँ D बराबर 26, 2 और A 2.4, तो ये 2.4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। 26 में से जब 4.8 को घटाएंगे तो ये 21.2 आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जो बाहर का डाया था उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो π/4 D स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर अंडरकट की गहराई के बाद का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा π/4 D1 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सूत्र में रखेंगे कि अतः क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर क्षेत्रफल में कमी बटे मूल क्षेत्रफल गुणा 100। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी है जो π/4 D स्क्वायर माइनस π/4 D1 का स्क्वायर बटे में π/4 D स्क्वायर। तो ये π/4 को जब कॉमन लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, उस कंडीशन में ये भी बाहर होगा, तो ये ऊपर और नीचे का π/4 D स्क्वायर गुणा 100 रह जाएगा, क्योंकि ये π/4 और ये π/4 आपस में कट जाएंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे डी की मान 26 रख देंगे और D1 का मान 21.2 रख देंगे। इन दोनों का स्क्वायर करके 26 का स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ पे 676 माइनस 449.44 में 676 का गुणा करके 100 का जब गुणा करेंगे 676 माइनस 449.44 में 676 का भाग देने के बाद जब 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 33.51% आएगा, जो कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। इसके बाद तीसरा जो सवाल है हमारा, ये एक वेट यहाँ पे लगा रखा है, इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर वेट लगा रखा है जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बराबर 36% है। वैल्यू ऑफ इंक्रीज है 611.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओरिजिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि हमारे को न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर निकालनी है, ये हमारा सवाल है। तो हमारा तीसरा सवाल के अनुसार परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बराबर 36%, वैल्यू ऑफ इंक्रीज बराबर 611.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये होगा कि 36% हमारा 611.2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको निकालनी है न्यूटन पर प्रति वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। निमी की बुक की थ्योरी के अनुसार हल, ओरिजिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 100% है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रतिशत वृद्धि हमारी 36% है। यदि वृद्धि 36 है तो वास्तविक टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 होगी, इसलिए 1% के लिए 1/36 होगी और इसीलिए 611.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के लिए 1/36 गुणा 611.2 होगी। यहाँ पर जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ वो हमारी निम्मी की किताब में जो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका दे रखा है, उसके अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा स्टेटमेंट। उसके अंदर दूसरा जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है एक किसी इकाई के लिए उसकी वैल्यू निकालना, और तीसरा होता है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू के लिए वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिखा, यदि वृद्धि 36 है तो वास्तविक टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 होगी। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है उसमें एक की वैल्यू निकालनी, एक के लिए वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ एक के लिए वैल्यू निकालेंगे जो 1/36 आएगी। और तीसरा जो स्टेप होता है उसके अंदर वो मल्टीपल के अंदर वैल्यू निकालनी होती है, तो हम 611.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालेंगे, जो कि 1/36 गुणा 611.2 गुणा 1/36 गुणा 611.2 होगी। और इसके बाद हम जो है, इसलिए हम 100% के लिए अगर निकालेंगे तो हमको यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1697.77 न्यूटन पर मिलीमीटर उत्तर होगा, अर्थात 100% टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान जो है 1697.77। तीसरे सवाल को दूसरी तरह से समझाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे x का y प्रतिशत बराबर z सूत्र द्वारा प्रश्न को हल करने पर x का मान ज्ञात करना है। y बराबर 36 दे रखा है, z बराबर 611.2 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर दे रखा है। तो सूत्र है हमारा x का y% बराबर z में x, y व z के मान रखने पर। तो यहाँ x का 36% बराबर 611.2, इसलिए यहाँ पर x का मतलब गणित में होता है गुणा, तो x गुणा 36/100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, तो x गुणा 36/100 बराबर 611.2। x की वैल्यू निकालने के लिए 611.2 में 100 का गुणा करेंगे और 36 का भाग देंगे, तो हमारी ये वैल्यू 1697.77 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, जो कि हमने पहले तरीके से भी देखा, वही हमारा उत्तर आ रहा है। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है वो है का चित्र दे रखा है, जिसके अंदर दो धातुएं मिली हुई हैं, एक जिंक है और एक कॉपर है। और सवाल में दे रखा है कि कॉपर इन अलाय, यानी कि अलाय के अंदर कॉपर की जो मात्रा 27 kg है, अलाय के अंदर जिंक की जो मात्रा वो 18 kg है। और प्रश्न में पूछा गया है कि इसके अलाय के अंदर कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी है और जिंक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाएगा। तो यहाँ हमारा ये चौथा सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व किया है कि कॉपर इन अलाय बराबर 27 kg, मिश्रण में तांबे की मात्रा, जिंक इन अलाय जो 18 kg की मात्रा है, मिश्रण में जिंक की मात्रा हमारी 18 kg है। परसेंटेज ऑफ कॉपर, तांबे की मिश्रण में प्रतिशत मात्रा, और दूसरा हमारा है इसमें प्रतिशत ऑफ जिंक, यानी कि जिंक की मिश्रण में प्रतिशत मात्रा हमारी कितनी है, ये सवाल में पूछा गया। अतः तो यहाँ पर यह है कि तांबे और जिंक की हम कुल मात्रा निकाल लेते हैं, जो कि 27 + 18 बराबर 45 kg के बराबर होगी। अतः तांबे की मिश्रण में प्रतिशत मात्रा होगी हमारे तांबे की मात्रा बटे मिश्रण की कुल मात्रा गुणा 100।
तो तांबे की मात्रा 27 है, मिश्रण की जो टोटल वेट है हमारा 45 केजी है, गुणा 100 करेंगे। इसके बाद हम 5 से 45 को इसको 45 और 27 को 9 से काटेंगे तो 5 नाम 45 और 9 पंजे 45 और 9 तीन 27 और 3 और 5 से कट जाएगा, और 5 से जब 100 को 20 बार काट देंगे तो 20 को 30 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 60% आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अलाय के अंदर तांबे की जो प्रतिशत मात्रा वो 60% होगी। इसके बाद जिंक की मात्रा को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम 100 में से 60% घटाएंगे तो डायरेक्ट हमारा 40% उत्तर आ जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि जिंक की मिश्रण में प्रतिशत मात्रा बराबर जिंक की मात्रा बटे मिश्रण की मात्रा, तो 18/45 गुणा 100, 9 पंजे 45, इसको काटा 9 से, और 9 से इसको काटा 2 बार, 5 से इसको काटा 20 बार, तो 20 दूनी 40। तो इस तरह से हमारे पास जिंक की जो है अलाय में मिश्रण में जो मात्रा है वो 40% होगी। अगला सवाल हमारा 5वां, वेट ऑफ अलाय 140 केजी, यानी कि जो हमारे मिश्रण का जो वेट है वो 140 केजी है। वेट ऑफ टिन, एसएन को टिन कहते हैं, 40% है। तो यहाँ पर पीबी यानी कि लेड की मात्रा पूछी जा रही है और टिन की मात्रा पूछी जा रही है। तो देखते हैं हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे, अलाय वेट ऑफ अलाय मिश्र धातु का भार हमारा 140 केजी है। वेट ऑफ एसएन यानी टिन का जो भार है वो 40% है। पीबी की मात्रा और टिन की मात्रा हमको निकालनी है। तो मिश्रण में टिन की मात्रा बराबर 140 गुणा 40% बराबर 140 गुणा 40/100, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, तो 40/100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 1 जीरो से यहाँ कट जाएगी, तो 14 गुणा 4 बराबर 56 केजी, यानी कि मिश्रण में हमारे टिन की जो मात्रा है वो 56 केजी होगी। इसके बाद लेड की मात्रा निकालने के लिए 140 में से 56 माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। और दूसरा तरीका हमारा यहाँ पे है कि मिश्रण में लेड की जो मात्रा है वो 60% होगी, तो 140 गुणा 60/100, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया, 14 को जब 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 84 केजी उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर की हम जांच करते हैं कि लेड और टिन की जो मात्रा है वो 84 + 56 बराबर 140 होनी चाहिए, जो कि आ रही है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो दोनों मात्राओं के लिए सही है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है उसके अंदर चित्र में देखते हैं क्या दे रखा है कि यहाँ ये चित्र दे रखा है, आयत दे रखा है जिसकी लंबाई 500 है, चौड़ाई 290 है। इसके अंदर एक ये शेडेड मार्क किया हुआ एरिया है जो त्रिभुज के आकृति का है, उसका परसेंटेज निकालना है, शेडेड पोर्शन परसेंटेज निकालना है, जो कि आयत से कितना प्रतिशत है वो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शेड एरिया है वो हमारा त्रिभुज है, ये हमारी दूरी 150 है, तो ये दूरी हमारी 140 रह जाएगी, क्योंकि ये 290 है, और ये अगर 500 में से 265 घटाएंगे तो ये हमारा 235 रह जाएगी, जो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की होगी। इसका मतलब हमारा ये समकोण त्रिभुज जो बन रहा है उसकी जो एक भुजा हमारी 235 के बराबर है, दूसरी भुजा 140 के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल में मैंने यहाँ पे डायमेंशन इस तरह से दे रखी है, जो 235 और 140 के बराबर है। ये हमारा त्रिभुज है, ये टोटल हमारा आयत है। तो छायादार क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम देखते हैं सूत्र लगेगा कि कुल क्षेत्रफल माइनस छायादार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल गुणा 100। तो यहाँ पर जो हमारा छायादार के अंदर टोटल जो आयत है उसका जो क्षेत्रफल है वो 500 गुणा 290 होगा, और ये जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 235 इंटू 40, और नीचे में हमारा कुल क्षेत्रफल जो आयत का है वो हमको लेना होगा, तो 500 गुणा 290। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,45,000 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 16,450 आएगा, और फिर ये नीचे 1,45,000 आ जाएगा। 45 में से 16,450 घटाएंगे तो 1,28,500 आएगा। इसमें जब 1,45,000 का भाग देकर 100 का गुणा करेंगे तो ये 88.65 उत्तर आएगा। तो ये हमारा अब छायादार क्षेत्र का जो प्रतिशत मात्रा है, ये जो हमने निकाला है एरिया, ये वाला जो प्रतिशत निकाला है वो इस बिना छायादार एरिया के क्षेत्रफल के का है, और यहाँ पे हम जो छायादार क्षेत्रफल का क्षेत्र का जो प्रतिशत मात्रा निकालेंगे वो छायादार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल गुणा 100 हो जाएगा। 16,450 बटे 1,45,000 गुणा 100 बराबर 11.34, यानी कि हमारा ये जो एरिया है वो इस टोटल आयत के अंदर 11.34% का एरिया होता है, जो कि इस तरह से हम देख सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए छायादार क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा प्लस शेष क्षेत्र के प्रतिशत मात्रा को जोड़ेंगे तो हमारा
100 आना चाहिए। तो यहाँ पे 11.34 को 88.65 से जोड़ेंगे तो ये हमारा 99.99 आएगा, जो कि लगभग हमारे 100 के बराबर है। तो इस तरह से ये उत्तर की जांच भी हमारे को यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये एक स्प्रिंग है जिसकी हाइट हमारे पास ये 40 है। ये एक स्प्रिंग है जिसकी हाइट हमारे पास 40 है, इसको दबा करके 16 हाइट कर दी गई है। तो यहाँ कंप्रेशन लेंथ की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, कंप्रेशन लेंथ की प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ पर सवाल को इस तरह से करेंगे कि स्प्रिंग की कुल लंबाई हमारे पास 40 है, दबाने के बाद स्प्रिंग की लंबाई हमारे पास 16 रह जाती है। दबाने के कारण स्प्रिंग की लंबाई में कुल अंतर हमारा 40 माइनस 16 होगा। तो 40 माइनस 16 बराबर 24 हो जाएगा। अतः दबाव प्रतिशत हमारा लंबाई में कमी बटे कुल लंबाई 24 बटे 40 गुणा 100। 6 से 4 जीरो को 0 से काट देंगे और 4 से हम 24 को 6 बार काट देंगे तो 6 का 10 से गुणा हो जाएगा। तो ये 60% के बराबर होगा। उत्तर की जांच करने के लिए दबाव के बाद शेष बची स्प्रिंग की लंबाई की प्रतिशत मात्रा हमारा बची हुई लंबाई बटे कुल लंबाई गुणा 100, 16 बटे 40 गुणा 100 बराबर 40%। अतः कुल लंबाई का प्रतिशत हमारा दबाव प्रतिशत प्लस शेष प्रतिशत हमारा 60 प्लस 40 बराबर 100% होगा। इससे हमारा जो है उत्तर का जांच हो जाएगा कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। इसके बाद अगला जो सवाल है 8वां सवाल, वो ये है कि एक वृत्त दे रखा है जिसका कि डाया 360 है। इसके अंदर एक स्क्वायर को काटा गया है जिसका कि ए हमारे को 0.707 डी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है उसका जो वेस्टेज हम बचेगा इस वर्ग के बाहर और इस वृत्त के अंदर, ये जो एरिया है जो हमारा बचा हुआ है ये हमारा वेस्टेज है। इसका हमको प्रतिशत मात्रा निकालना है। इस तरह का सवाल हमने पहला सवाल भी किया था, तो लगभग उसी तरह से है ये कि डी बराबर 360 मिलीमीटर, ए बराबर 0.707 डी वेस्टेज प्रतिशत में। तो हमारे पास जो बेकार है वो होगा डी व्यास वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ये वृत्त है और ये वर्ग है, तो जो बेकार प्रतिशत होगा वो डी व्यास वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ए भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बटे डी व्यास वृत्त का क्षेत्रफल गुणा 100 होगा। तो यहाँ पे हम पहले डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि π/4 डी स्क्वायर होगा। जो पाई का मान 3.14 आता है, उसमें जब 4 का भाग देंगे तो ये 0.785 आएगा। इसके अंदर डी का स्क्वायर 360 स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,01,736 मिलीमीटर स्क्वायर। और ए भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे जो हमारा आएगा, जो एरिया होता है 0.0707 गुणा डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर डी की मान 360 रखने पर ये हमारी वैल्यू आ रही है 64,780.43 वर्ग मिलीमीटर। इसके बाद जो हमारा वेस्टेज है उसका प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र वही रहेगा, डी व्यास वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ए भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बटे डी व्यास वृत्त का क्षेत्रफल गुणा 100। तो यहाँ 1,01,736 में से 64,780.43 को घटाएंगे और 1,01,736 का भाग देके 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 36.32% उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल हमारा जो ये 9वां सवाल और जो 10वां सवाल है ये हमारे सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 जैसे ही हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट का करीब हो गया है ये। तो अगर इनको भी लूँगा तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं। तो हमारा अगला जो सवाल है वो है यदि बेचने वाला लड़का एक स्पेयर पार्ट्स को 195 रुपये में ख़रीदता है, यानी कि क्रय मूल्य का उसका 195 रुपये है, और यह बिक्री मूल्य का 65% है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी कि जो बच्चा लड़का स्पेयर पार्ट खरीद रहा है 195 रुपये में, वो एक उसके बेचने के 65% के बराबर है। ये हमारा सवाल है, इसको देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट का खरीद मूल्य हमारा 195 रुपये जो कि क्रय मूल्य कहलाता है। 195 रुपये विक्रय मूल्य का 65% है, इसीलिए विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। तो माना विक्रय मूल्य हमारा 100% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 65% के बराबर है,
यदि क्रय मूल्य 65 रुपये है तो विक्रय मूल्य 100 रुपये होगा। ये मैंने निमी की किताब के अंदर जो थ्योरी दे रखी है उसके आधार पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको सवाल सॉल्व करना चाहिए। इसके अंदर पहला होता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमारा ये बन रहा है कि यदि क्रय मूल्य 65 रुपये है तो विक्रय मूल्य 100 रुपये होगा। इसलिए 1% के लिए 1 बराबर 65 होगा। इसलिए 195 के लिए ये होगा 1/65 गुणा 195 और इसलिए 100% के लिए होगा 1/65 गुणा 195 गुणा 100 बराबर 300। इसको काटेंगे तो ये 300 के बराबर होगा। अर्थात स्पेयर पार्ट का विक्रय मूल्य 300 रुपये होगा। 300 रुपये होने पर सप्लायर 35% का मार्जिन कमाएगा। उत्तर की जांच 300 रुपये का 65% जब हम निकालेंगे तो वो 195 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसके बाद हमारा अगला सवाल, यदि मोटरसाइकिल के टायर, ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, यदि मोटरसाइकिल के टायर को 300 रुपये में बेचा जाए और इसमें 25% लाभ जोड़कर खरीद मूल्य क्या होगा। तो देखते हैं सवाल क्या बनता है इसमें। तो यहाँ पर टायर का विक्रय मूल्य 300 रुपये है, लाभ यहाँ पे 25% है, तो हमारा क्रय मूल्य हमको यहाँ पे निकालना है। तो प्रश्नानुसार क्रय मूल्य में 25% का लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य हमारा 300 रुपये आता है। अर्थात क्रय मूल्य 100 रुपये मानने पर लाभ सहित क्रय मूल्य 125% हो जाएगा। x का y प्रतिशत बराबर z, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। y बराबर 125 है और z बराबर हम 300 रुपये मानेंगे। तो हमारा सूत्र के अनुसार x का 125% बराबर 300। उस कंडीशन में x गुणा 125/100 बराबर 300। x का मान निकालने के लिए 300 को 100 से गुणा करेंगे और 125 का भाग देंगे। तो यहाँ पर ये 25 से काट रहे हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 और उसके बाद ये जो 5 आया, 5 से हम 300 को 60 बार काट रहे हैं। तो ये 60 गुणा 4 बराबर 240 रुपये। तो हम यहाँ पे उत्तर की जांच करते हैं कि अगर क्रय मूल्य हमारा 25% का लाभ बराबर 300 है तो क्रय मूल्य 240 होने पर हमारा लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 25% बराबर 240 गुणा 25/100 60 रुपये आता है। और विक्रय मूल्य इस हिसाब से हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी कि 240 + 60 हो जाएगा, जो कि 300 है। वो हमारे प्रश्न में पूछे गए सवाल से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। इसके बाद 13वां सवाल, घन मीटर में हवा में 120 घन मीटर में हवा के कितने घन मीटर तत्व होंगे यदि हवा के मिश्रण में 23% ऑक्सीजन और 77% नाइट्रोजन हो। तो यानी ये पूछा जा रहा है कि अगर एक हवा की जो हमारे पास मात्रा है वो 120 घन मीटर है तो उसके अंदर 23% ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और 77% नाइट्रोजन की मात्रा घन मीटर में कितनी है। तो यहाँ पर सवाल 13, हवा की मात्रा 120 घन मीटर, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 77%। तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा x का y% बराबर z। यहाँ पर x 120 है, y हमारा 23 है, z का मान हमको निकालना है। तो x बराबर y का परसेंट z, y% बराबर z। तो 120 का 23% बराबर, इसको हमने 20 से काटा, 20 पंजे 100, 20 छिक 120, 23 को 6 से गुणा किया 138/5 यानी कि 27.6 घन मीटर हमारा हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है। और नाइट्रोजन की मात्रा के लिए वही सब उत्तर हमारा x का y% बराबर z, x बराबर 120, y बराबर 77, z का मान निकालना है। 120 का 77% बराबर z, 120 गुणा 77/100। 20 से हमने 100 को काटा 5 बार, 20 से हमने 120 को काटा 6 बार, 77 को 6 से गुणा किया 462 आया, नीचे 5 का भाग दिया तो ये 92.4 मीटर घन मीटर उत्तर आ रहा है, जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा है। अब उत्तर की जांच करने के लिए हम अगर ऑक्सीजन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा को मिला देते हैं तो वो हमारे 120 घन मीटर के बराबर आना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा 27.6 और ये हमारी नाइट्रोजन की मात्रा 92.4, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 120 घन मीटर आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। यदि अगला सवाल, बियरिंग 40 kg लोह धातुओं से निम्नलिखित तत्वों से बना है,
तो प्रत्येक में कितना केजी होगा ये हमको को निकालना है। यानी कि हमारे को 40 केजी का जो हमारा बेयरिंग बना हुआ है उसके अंदर कॉपर की मात्रा 86% है, तो किलोग्राम में कितना है। टिन की मात्रा हमारे 10% है, तो किलोग्राम में कितनी है। और जिंक की मात्रा 4% होने पर 40 किलोग्राम में से कितना किलोग्राम हमारा जिंक की वैल्यू है वो हमको यहाँ पे निकालनी है। तो हम यहाँ देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। इंजन बेयरिंग का भार हमारे पास 40 केजी है, कॉपर 86% होने पर कॉपर की मात्रा केजी में निकालनी है हमको। टिन 10% होने पर टिन की मात्रा केजी में निकालनी है। और तीसरा जिंक 4% होने पर जिंक की मात्रा हमको निकालनी है। तो हमारा सूत्र सिंपल, x का y% बराबर z। तो कॉपर के 86% होने पर x 40 केजी होगा, y 86 होगा और z का मान हमको निकालना है। उस कंडीशन में 40 का 86%, 40 गुणा 86/100। हमने यहाँ पे 0 से 0 काटा, 2 से 4 को 2 बार काटा, 10 को 5 बार काटा। 86 गुणा 2 बराबर 172/5 बराबर 34.5, 34.4 केजी हमारा कॉपर होगा। टिन की 10% मात्रा होने पर 40 का 10% जो कि हमारा 4 केजी के बराबर आता है। जिंक का हमारा 4% होने पर 40 का 4% यानी कि 40 × 4/100 बराबर 1.6 केजी हमारा जिंक होगा। उत्तर की जांच करने के लिए हम इन तीनों की वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो हमारा वो 40 किलो आना चाहिए। तो यहाँ देखो, इंजन बेयरिंग का कुल भार कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक के भार 34.4 + 4 + 1.6 बराबर हमारा टोटल 40 किलो आता है। इसका मतलब हमारे उत्तर तीनों सही हैं। इसके बाद 15वां सवाल, द्रव्यमान के लिए तत्व का द्रव्यमान कितना होगा यदि सोल्डर का द्रव्यमान 40 केजी हो और सोल्डर में 35% टिन और 65% लेड होता है। तो दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है। सोल्डर का द्रव्यमान 40 केजी, टिन की मात्रा 35%, लेड की मात्रा 65%। सोल्डर में टिन की मात्रा 35% होने पर सूत्र हमारा x का y% बराबर z। यहाँ पर x बराबर 40 है, y बराबर 35 है, z वाला हमको z की वैल्यू हमको निकालनी है जो कि हम 40 का 35% करके निकाल सकते हैं। तो का मतलब होता है गुणा 40 का 35/100। इसको जब काटेंगे तो ये 14 केजी आएगी जो हमारी टिन की वैल्यू है। सोल्डर में लेड की मात्रा 65% होने पर हम 40 का 65% निकालेंगे तो 40 गुणा 65/100 यानी कि 26 केजी। उत्तर की जब जांच करेंगे तो हमारे उत्तर की जांच में सोल्डर की कुल भार हमारा 14 और 26 केजी को जोड़ेंगे तो ये 40 केजी आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। ट्रांसपोर्ट कार्यशाला में निम्नलिखित खर्चे कुल आय से होते हैं। 40% आय टायर में खर्च होती है, 30% ईंधन और लुब्रिकेंट में और 10% हम स्पेयर पार्ट में खर्च करते हैं। तो यदि महीने के आखिर में 2000 रुपये बचते हैं तो कुल आय क्या होगी। विभिन्न मदों पर कुल आय का खर्च जो है हमारा 40 + 30 + 10। 40 हमारा टायर में है, 30 हमारा ईंधन में है और 10 हमारा स्पेयर पार्ट में और बचत हमारी 2000 रुपये है। तो कुल आय ज्ञात करें। प्रश्नानुसार आय को x मानने पर y बराबर 20%, z बराबर 2000 है। तो x का मान, x का y% बराबर z, x का 20% बराबर 2000, x गुणा 20/100 गुणा बराबर 2000। 100 को 2000 से गुणा करके 20 से भाग देंगे तो ये आएगा 10,000। अब टायर पर जो खर्चा है हमारा वो 10,000 का 40% है जो कि हमारा 4000 के बराबर होगा। ईंधन और लुब्रिकेंट पे खर्चा हमारा 30% है जो कि कैलकुलेट करने पर 3000 आएगा। और स्पेयर पार्ट पर खर्चा हमारा 10% है जो कैलकुलेट करने पर 1000 आएगा। अब और बाकी हमारा शेष 2000 है। तो 4000 + 3000 7000 और एक 8000 और इसमें जब 2000 का बचत बचाएंगे तो हमारा टोटल 10,000 का खर्चा यहाँ पे आएगा। तो इससे हमारा उत्तर की जाँच यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 4000 + 3000 + 1000 + 2000 बराबर 10,000 रुपये। इसके बाद अगला सवाल, यदि कास्टिंग का वजन 80 केजी हो तो मशीन के जॉब का अंतिम वजन क्या है तथा प्रारंभिक मशीनिंग के दौरान वजन 4% और अंतिम मशीनिंग के दौरान वजन 5% की कमी होती है। तो इसके अंदर सवाल ये है कि जब हम किसी कास्टिंग को मशीनिंग करने से पहले तोलते हैं तो 80 किलो की होती है। उसके बाद उसकी पहली मशीनिंग करते हैं उसमें 4% की कमी आ जाती है। उसके बाद दूसरी मशीनिंग करते हैं तो 5% की कमी आ जाती है। तो जो फिनिश हमारा जो प्रोडक्ट हमको निकलता है मशीन के बाद उसका वजन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कास्टिंग का प्रथम मशीनिंग के बाद वजन 100 - 4 बराबर 96 केजी,
अतः कास्टिंग का प्रथम मशीनिंग के बाद वजन x का 96% बराबर z सूत्र से निकाला जाएगा। इस सूत्र से निकाला जाएगा 80 का 96% बराबर z, 80 गुणा 96/100 बराबर 76.8 kg। इसके बाद दूसरी मशीनिंग होती है, उसके अंदर वजन हमारा 5% कम और कम हो जाता है, तो वजन हमारा 95% रह जाता है। 80 का 5% हमारा लॉस हो जाता है, 80 का 5% हमारा 4 kg है। इसका मतलब द्वितीय मशीनिंग के बाद कास्टिंग का शेष वजन जो है प्रथम मशीनिंग के बाद द्वितीय मशीनिंग में वजन की कमी होने के बाद जो बचता है वो हमारा नेट हमारा वेट उसका कास्टिंग का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पहली जो मशीनिंग हुई है उसके अंदर 76 kg का रह जाता है, 76.8 kg। उसमें से जब हम ये 4 kg और घटाते हैं तो हमारा ये 72.8 kg उत्तर आएगा। तो ये पहली मशीनिंग के बाद वेट रह जाता है और ये हमारा दूसरी मशीनिंग में से घटता है, तो ये टोटल हमारा लास्ट में 72.8 kg का वजन उस कास्टिंग का रह जाता है। 20वां सवाल, यदि शोल्डर में 35% टिन 65% लेड और टिन 14 ग्राम हो तो शोल्डर का भार ज्ञात करो। यानी कि 35% जो टिन है वो 14 ग्राम के बराबर है, तो 100% कितना होगा, ये हमारा सवाल है। शोल्डर में टिन की मात्रा 35%, शोल्डर में लेड की मात्रा 65%। प्रश्नानुसार शोल्डर में यदि टिन की 35% मात्रा 14 ग्राम हो तो शोल्डर का भार क्या होगा। प्रश्नानुसार टिन की 35% मात्रा का वजन 14 ग्राम के बराबर है, इसलिए x का y% बराबर z। यहाँ x का मान ज्ञात करना है, y बराबर 35 है और z बराबर 14 है, तो यहाँ x का 35/100 बराबर 14, तो 100 को इधर गुणा कर देंगे, ये 1400 हो जाएगा बटे 35, तो ये हमारे पास 40 ग्राम आ जाएगा। अतः शोल्डर का कुल भार जो है हमारे पास 40 ग्राम होगा। इसके बाद 21वां सवाल, सेल्समैन की कुल वार्षिक आय क्या है। यदि सेल्समैन की मासिक आय 1000 रुपये और 2.5% बिक्री पर कमीशन हो तथा 1 वर्ष पर बिक्री हमारी 60,000 हो तो उसका कुल वार्षिक आय ज्ञात करो। तो सेल्समैन की कुल वार्षिक आय हमारी दो तरह से निकलेगी। यहाँ पे सेल्समैन की मासिक आय हमारे पास 1000 है तो 12 महीने की 12,000 हो जाएगी, और 1 वर्ष में बिक्री अगर वो 60,000 की करता है तो कमीशन उसको 2.5% मिलता है, तो हमारा 60,000 का जो 2.5% है वो भी उसको मिलेगा। इसका मतलब सेल्समैन की जो बिक्री पर कमीशन है वो x का y% बराबर z, यहाँ x बराबर 60,000, y बराबर 2.5%, तो z बराबर हो जाएगा 60,000 इंटू 2.5%, 2.5/100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1500 रुपये। अतः सेल्समैन की कुल वार्षिक आय जो है वो 1000 प्रतिमाह गुणा 12 प्लस कमीशन 1000 इंटू 12 बराबर 12,000 और 1500 को जोड़ेंगे तो ये 13,500 रुपये होगी। इसके बाद हमारा 22वां सवाल, एक व्यक्ति की कुल आय क्या है यदि वह अपनी आय का 15% कृषि पर, 21% परिवार पर, 24% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और वह 360 रुपये बचाता भी है। तो हमारे यहाँ पे व्यक्ति की आय का कृषि पर 15, परिवार पर 21 और शिक्षा पर 24% खर्च होने के बाद 360 रुपये बचता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 100% में से ये जो हमारा परसेंटेज है उसको निकाल देंगे तो वो जो बचा हुआ परसेंटेज वो 360 के बराबर होगा। तो व्यक्ति द्वारा विभिन्न मदों में कुल खर्च हमारा 15 + 21 + 24 यानी कि हमारा इन 3 मदों में खर्च हो रहा है। इसका मतलब जो उसकी बचत है वो 100 - 60 बराबर 40% होगी। इसका मतलब ये हो गया कि वो 40% बचत का जो 40% है वो 360 रुपये के समान है। इसलिए सूत्र x का y% बराबर z में रखने पर x मान निकालना है, y बराबर 40% और z बराबर हमारा है 360 रुपया। उस कंडीशन में x का 40% बराबर 360, x गुणा 40/100 बराबर 360। x का मान निकालने के लिए 360 में 100 का गुणा करेंगे और 40 का भाग देंगे तो सीधा 9 बार कट रहा है, 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900 रुपये उत्तर निकल के आएगा। इसका मतलब व्यक्ति की जो कुल आय वो 900 रुपये होगी। अगला जो सवाल है हमारा लास्ट जो सवाल है इस असाइनमेंट का, उस बचत का प्रतिशत क्या होगा यदि व्यक्ति की मासिक आय 450 रुपये हो और वो 90 रुपये मासिक बचत करता हो। तो यहाँ पर हमारा व्यक्ति का मासिक वेतन 450 रुपये, प्रति माह बचत करता है 90 रुपये, बचत का प्रतिशत क्या होगा। तो हल करेंगे। बचत के प्रतिशत के लिए सूत्र x का y% बराबर z में z को उपयोग लेने पर जहां x बराबर 450 है, y हमको निकालना है और z हमारा 90 रुपये है। तो x का y% बराबर z, 450 का y% निकालना है जो 90 के बराबर है। तो 450 गुणा y/100 हो जाएगा क्योंकि परसेंट का मतलब बटे 100 होता है।
बराबर 90। y का मान निकलने के लिए 90 को 100 से गुणा करेंगे और 450 का भाग देंगे, तो ये 90 से इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा और 5 से 100 काट देंगे तो 20 बार कट जाएगा, जो कि हमारे 20% के बराबर होगा। अतः अगर व्यक्ति की मासिक वेतन हमारे 450 है और वो अगर 90 रुपये बचाता है तो वो अपने आय का 20% को बचत करता है। तो ये हमारा आज यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो और मिलते रहें। क्योंकि मेरा विचार है कि मैं ITI से रिलेटेड वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा कोर्स जो है इस वीडियो में बना के आपको बनाकर दूँ, जिससे कि आप मेरे चैनल पे देखें। और भी मैं अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको डालता रहूँगा, जिससे आपको समय समय पर ये जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो अंत में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।